Hello everybody, I am Sanjeev Chauhan. You are most welcome to MPedia. This is a online lecture of general science. We are going through concise and precise manner of general science. We will teach to you quick physics in fast manner. Let's start and let's learn physics. What topics we have already covered were units and dimensions. Newton's law of motions we already completed, हम खत्म कर चुके हैं. Action reaction force we studied. Right now the units and dimension we have already completed. Some part of mechanics we did. Let's go through the mechanics, gravitational forces, work, energy and power. Next topics we will complete. देखते हैं What are centrifugal and centripetal forces? Forces start करते हैं. We go through the forces first. Forces क्या होती हैं? कई तरह की forces होती हैं दुनिया में. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हमने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा. अब कुछ फोर्सेस और भी होती हैं, हम देख लेते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस है, वो उम्मीद है उसके एग्जाम्स में आने की, जो है सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रिपेटल फोर्सेस. क्या होता है? व्हाट आर सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रिपेटल फोर्सेस? सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रिपेटल फोर्सेस क्या होती हैं. ठीक है, पहले एक बेसिक सा देख लेते हैं कहां सेंट्रिपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगती हैं. सेंट्रिपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नाम दोनों के सिमिलर हैं लेकिन देयर आर मच डिफरेंस बिटवीन देम. क्या होता है? ये फोर्सेस जो होती हैं वो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मोशन, जहां भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा वहां पर सेंट्रिपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एप्लीकेबल होंगी ही होंगी. ठीक है, सेंट्रिपेटल फोर्स क्या होती हैं? It keeps an object moving in a circle and is always pointed towards the center of that circle. ये हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही एप्लीकेबल होती है. जरूरी नहीं हो कि मोशन यूनिफॉर्म ही हो, मोशन डायनामिक भी हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन होना ही चाहिए और ये सेंटर की तरफ लगते हैं. एक्चुअली ये वर्ड ग्रीक वर्ड हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं है, लैटिन वर्ड हो सकता है. सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, सेंटर सीकिंग भी कहते हैं. इट इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर की तरफ ही ये लगती है. ठीक है, हमेशा सेंटर की तरफ होता है. एग्जांपल्स के तौर पे हम समझने की कोशिश करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ सन मून की जो होती है, मतलब सन इलिप्टिकली ऑर्बिटली फॉर्म में रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 365 डेज में सन के अराउंड, तब वो प्रॉपर्ली इलिप्टिकल फॉर्म में एक ऑर्बिट में ही क्यों मूव करता है सन के अराउंड? क्योंकि सेंट्रिपेटल फोर्स वहां पर एप्लीकेबल होती है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज अ सेंट्रिपेटल फोर्स दैट कीप्स द अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड इट. अब सेंट्रिपेटल फोर्स किस फॉर्म में होगी? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में होगी. जब अर्थ सन का रेवोल्यूशन करेगी, एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगी अर्थ सन के अराउंड, तब सेंट्रिपेटल फोर्स एप्लीकेबल होगा. और फोर्स किस फॉर्म में होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थ रिवॉल्व और मूव्स अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू विच फोर्स? सेंट्रिपेटल फोर्स तो आंसर है ही. अगर सेंट्रिपेटल फोर्स ना हो तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे. वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रिपेटल फोर्स का रूप है, एक फॉर्म है. इसीलिए एग्जांपल के तौर पर ये हमने आपको बताया. देख लेते हैं क्या हो सकता है. कैसा होगा? ऐसा होगा सेंट्रिपेटल. ये एक इमेज है. ठीक है, हमने कोई बॉल ली, उसको पकड़ के सर्कुलरली राउंड घुमाया. डिस्कस थ्रो होता है, डिस्क थ्रो होता है या हैमर थ्रो होता है. इट्स एक्चुअली अ टाइप ऑफ हैमर थ्रो. ये एक एथलेटिक है, ये ऐसे करके सर्कुलरली घूम रहा है, बॉल को घुमा रहा है. तो उसकी वेलोसिटी कहां गई? इस डायरेक्शन में गई. जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में इसने मूव किया. ठीक है, ये वेलोसिटी ऐसे. ठीक है, कोई सर्कुलर मोशन है. यहां पर टेंशन क्रिएट हुआ. ठीक है, टेंशन, ये टेंशन फोर्स ही एक्चुअली सेंट्रिपेटल फोर्स है. जो इस रोप पर टेंशन क्रिएट हुआ वो सेंट्रिपेटल फोर्स के फॉर्म में हुआ. तब ये सेंटर की तरफ इस बॉल को, इस वेट को, हैमर आयरन बॉल को, ये इस तरफ इसका फोर्स पड़ रहा है, तो वो सेंट्रिपेटल फोर्स है. इसी के इक्विवेलेंट अपोजिट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ेगा. इस स्ट्रिंग पे जो फोर्स पड़ रहा है सेंटर की तरफ, ये क्योंकि सेंटर ये सर्कुलर घुमा रहा है, तो ये जो मैन है एथलेटिक है सेंटर में कहलाएगा. तब सेंट्रिपेटल फोर्स सेंटर में पड़ेगा उस सर्कल के, और उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ेगा. यहां पर अगर एक्शन हो रहा है तो यहां पर रिएक्शन हो रहा है. एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन स्टेटेड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी. ये आप याद रख लीजिए कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये सेंट्रिपेटल फोर्स है. और सर्कुलर मोशन में जब हम घुमाते हैं थोड़ी देर में ये इस हैमर को या इस आयरन बॉल को छोड़ देगा, तब ये छोड़ के वेलोसिटी के थ्रू एकदम से आउटर साइड में निकल जाएगी.
क्योंकि अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा, जैसे ही छोड़ेगा यहाँ पे फोर्स खत्म हो जाएगा, जो उसके हाथों से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो बॉल फिक के बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये हमने एक इमेज के फॉर्म पे तो आपको बता दिया है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर भी थोड़ा सा हम आपको एक बार थ्योरी दिखा देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या हो सकती है। द सेंट्रीफ्यूगल इज एन अपैरेंट आउटवर्ड फोर्स, बाहर को लगता है, हमने आपको बताया ना सेंट्रीपिटल के अपोजिट लगता है, तो बाहर को लगता है सर्कुलर मोशन में, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ सर्कल। ये दोनों ही सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन ऑब्जेक्ट में लगते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव्स अराउंड अ सर्कल या मूव्स इन अ सर्कल, सर्कुलर मोशन है, रोटेटरी मोशन है, रेवोल्यूट कर रहा हो, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वुड बी द सेंसेशन यू हैव व्हेन राइडिंग अ मैरी गो राउंड दैट मेक्स यू वांट टू फ्लाई आउटवर्ड्स। मतलब आप वो चक्री होती है ना, जैसे मेले में जाते हैं तो झूला झूलते हैं ना सर्कुलर वाला, ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो आपको पीछे को एक फोर्स लग रहा होता है, एक अपैरेंट फोर्स लग रहा होता है जो बिना छुए होता है, नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तब आपको एक सेंसेशन होता है पीछे की तरफ जाने को, आपके बाल पीछे को उड़ रहे होते हैं, तो किस कारण से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है आपको। सेंट्रीपिटल तो सेंटर को लग रहा होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होता है आपके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अगर सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगेगा तो सेंट्रीपिटल की तरफ आप सेंटर की तरफ भाग लेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। आपको एक सेंसेशन होते हैं झूले में, सर्कुलर रोटेटरी झूले में, कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, वही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट फेल्ट A centrifugal force that felt by an object moving along a curve is described as an apparent force। मैं आपको बता दूं ये apparent force है, ये जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इस पे बनेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या ऑब्जेक्ट बनेगा, ये किस डायरेक्शन में होता है, या अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सेंट्रीपिटल के आउटवर्ड होता है। ये अपैरेंट फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, किसी को धक्का देके नहीं बन रहा होता है फोर्स, अपने आप फील होता है फोर्स, बिकॉज दे आर एक्चुअली नो फोर्स पुशिंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल रेडियस, इसीलिए अपैरेंट फोर्स कहलाता है। इसका एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो क्या एग्जांपल बनेगा बेस्ट इसका, A washing machine is employs centrifugal force for its operation. The rotating mechanism of the machine is responsible to push the clothes, water and dirt particles through the outer side of the drum. This dirt then gets collected in the pouch attached to the inner side of the container, hence the clothes gets cleaned properly. मतलब वॉशिंग मशीन का जो रोटेटरी मोशन होता है ना, कपड़े कैसे धुलते हैं, वॉशिंग मशीन जो कंसेप्ट लेती है सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट लेती है, सेंट्रीपिटल का नहीं। सेंट्रीपिटल तब भी लग रहा होता है उसकी तरफ, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल के कारण ही वो धुलते हैं। जब रोटेटरी मोशन चलता है ना, वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, फ्रंट लोडेड तो नहीं, टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन आपने नॉर्मली देखी होगी, ऊपर से जब देखते हैं तो चक्का घूम रहा होता है, उसमें कपड़े आउटर साइड को चिपक जाते हैं, इतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है कि कपड़े आउटर साइड में चिपक जाते हैं, और पानी भी पीछे से निकल जाता है, और डस्ट भी और डर्ट भी पीछे से निकल जाती है, इसी कारण से कपड़े धुलते हैं। और ड्राई भी इसी कारण से होते हैं, ड्रायर चलाया बहुत तेज घूम रहा होता है, और इतना प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, कपड़ों के ऊपर, कि उसका पानी के एक एक वाटर का कण, एक एक पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है सेंट्रीफ्यूगल की तरफ से, पीछे की तरफ आउटर साइड में लगते हैं तो आउटर को निकल जाता है, और आउटलेट पाइप से सारा पानी और गंदगी निकल जाती है, ऐसे ही कपड़े धुलते हैं। तो वॉशिंग मशीन का जो कंसेप्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेस्ट एग्जांपल माना गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल देख लिया, उसकी इमेज भी हमने देख ली कैसी है, आपको समझा दिया। अब एक एमसीक्यू देख ले, इस पर इत्तेफाक से आ गया है। In order to keep a body moving in a circle, there exists a force on it that is directed towards the center of the circle. This force is known as, ऐसा कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, हमने आपको बताया था सेंटर सीकिंग फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स, आंसर इज इसका जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं क्या बन रहा है इसका। MCQ, at the fairground the force that balances outer our weight is। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन हम अभी नहीं देखेंगे, हम थोड़ा बाद में देखेंगे, क्यों, इसका कारण है। ठीक है, रुकिए जरा, तो मुझे आंसर पता है, लेकिन जब तक मैं समझाऊंगा नहीं तो आप पहुंचेंगे नहीं। इसे वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ते हैं, हमने सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पढ़ ली। फोर्सेस बहुत सारी होती हैं, इंपॉर्टेंट फोर्सेस तो यही हैं जिस पे क्वेश्चन बनता है, कई एग्जाम्स में बना है। हमने कई मैगजीन्स खोली, हमने पुराने पेपर्स खोले, उसमें हमें इन सब चीजों को पढ़ाना जरूरी दिखा, तो हमने प्रिसाइज मैनर में हमने बताया कंसाइज इलेक्ट्रिक फिजिक्स चल रही है, जिनकी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो चाहते हैं हर चीज पकी पकाई थोड़ी सी मिल जाए ताकि हम एवरेज मार्क्स तो ले आए, उतना तो हम आपको पहुंचा दें, बाकी तो किताबें काम करेंगी। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है, पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे, फोर्स हमने थोड़ा बहुत देखा, ग्रेविटेशन फोर्स एक साथ ही है। फ्रिक्शन पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अलग से पढ़ा देंगे। वर्क पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं। चलिए, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ मोशन। वर्क तब काम करता है जब कोई
ऑब्जेक्ट पे फोर्स पड़ेगा और जिस फोर्स के कारण उसके अंदर मूवमेंट होगा, वो कोई कार्य करेगा। मैंने उठा के टेबल सरकाई, ये फोर्स लगाया, अपनी तरफ को खींचा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मेरी तरफ, मतलब कार्य हुआ, कोई ना कोई काम तो हुआ, कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफर हुई इस प्रोसेस में, इसे कहते हैं वर्क। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ मोशन। एक बेसिक डेफिनेशन तो जरूर याद करिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आप बता सके किसको क्या होता है। वर्क डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है वर्क, ठीक है। कहीं पूछ लिया जाए आपसे ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से फैक्टर्स पे वर्क डिपेंड करता है, पहली बात तो बिना फोर्स लगाए काम होगा नहीं, ताकत तो लगानी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगाया इस पे डिपेंड करता है। द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, कार्य किस डायरेक्शन में हुआ, फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मूव किस डायरेक्शन में हुआ, कार्य कैसा हुआ, इस पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको, अकेले हम डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, इट्स आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इन विच द बॉडी मूव्स ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना। मूव्स आ गया है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया है, सीधी सी बात है। वर्क का थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, वर्क क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, चीज क्या होती है। वर्क हमने बोला ना, वर्क इज डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ओवर द ऑब्जेक्ट एंड मूव्स इट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, तभी कहलाता है काम हुआ है। तो फोर्स तो लगेगी लगेगी, डिस्प्लेसमेंट हो गई होगा, तभी वो वर्क कहलाएगा। कोई चीज डिस्प्लेस ही नहीं हुई, हिली नहीं, किसी चीज को सिर्फ ऐसे पकड़ लिया और ताकत लगाए जा रहे हैं, उसको हिला नहीं रहे, तो वर्क डन कहलाएगा? वर्क डन नहीं कराया, वर्क ही नहीं हुआ वो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। वर्क का फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, वर्क का फॉर्मूला आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक एंगल आ जाता है, वो इसलिए कि आपने फोर्स ऐसे लगाया, डिस्प्लेस इधर हो रही है तो फोर्स ऐसे लगाया, ऐसे लगाया तो डिस्प्लेस उधर हो गई, एक एंगल भी काम करता है कॉस थीटा। एब्सोल्यूट जो फॉर्मूला होता है वो वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट टू कॉस थीटा होता है। अगर आप इतना भी याद नहीं कर पाए तो इतना जरूर याद रख लीजिएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इतना भी याद रख लेंगे तो बहुत है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, द जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। अब जूल को हम डिफाइन कर देते हैं, कैसे आया होगा जूल। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, कहीं पूछ लिया जाए तो इसलिए बता दीजिएगा। वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है, याद रखिएगा। वर्क 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है वर्क, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी। आप क्या कहेंगे नेगेटिव वर्क कैसे हो रहा है, हमने तो वर्क कभी नेगेटिव सुना ही नहीं। कार्य नेगेटिव भी होता है, उल्टा हो गया काम, उल्टा पड़ गए हमारे सारी चीजें। वर्क नेगेटिव भी होता है, तो वर्क को थोड़ा सा एंगल से देख लेते हैं। जिस डायरेक्शन में धक्का लगाया है उसी डायरेक्शन में फोर्स, उसी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मैंने कोई चेयर ली, ठीक है, सपोज यहां पे एक चेयर है, ठीक है, मैंने इसको ऐसे करके यूं कर दिया, तो मैंने फोर्स इस तरफ लगाया, चेयर भी उसी तरफ मूव हुई, तब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, यहां फोर्स लगा, यहां ये डिस्प्लेस कर गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसी तरफ फोर्स हुआ, इसी तरफ डिस्प्लेस, दोनों पैरेलल लग गए सॉरी एक साथ लगे, तब एंगल 0 डिग्री रख दीजिए। cos थीटा पे 0, cos 0 डिग्री होता है 1, तो फोर्स तो वर्क हुआ, वर्क कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब 1 यूनिट का वर्क हुआ, मतलब पॉजिटिव वर्क हुआ। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही सेक्शन में होंगे, तब पॉजिटिव वर्क होगा। फोर्स हमने इधर लगाया, डिस्प्लेस इधर हो गया, धक्का इधर दे रहे हैं, पीछे हो गया, स्प्रिंग को हमने ऐसे दबाया, स्प्रिंग उल्टा हमारी तरफ आ गई, तो वर्क नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, फोर्स इस तरह हुआ, दोनों के बीच के एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ, ठीक है। तो cos थीटा पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो -1 होती है, cos 180 डिग्री -1 होता है, इसका मतलब नेगेटिव काम हुआ है। -FD हो गया, W इज इक्वल टू -FD हो गया, ठीक है, नेगेटिव वर्क हो गया। 0 डिग्री, 0 वर्क कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। हम जा इधर रहे हैं लेकिन हम ब्रीफकेस ऐसे उठा रहे हैं, तो ब्रीफकेस हमने ऐसे उठाया और हम जा इधर रहे हैं, तो कोई फोर्स ही नहीं लगा। हमने ब्रीफकेस पे क्या फोर्स लगा, कोई फोर्स नहीं लगा, फोर्स लगा, वर्क नहीं हुआ कोई भी। ब्रीफकेस ऊपर आ गया और हम फोर्स इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है, जा इस तरफ रहे हैं, या फिर हम इस तरफ जा रहे हैं, ब्रीफकेस को ऊपर उठा रहे हैं, तो ब्रीफकेस पैरेलली तो इस तरफ जा रहा है लेकिन उठा यहां पर है, मतलब फोर्स यहां लगाया और डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, तब वर्क 0 होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखनी पड़ेगी, और थीटा की डिग्री, फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री 0 होता है, cos थीटा cos 90 डिग्री 0 होता है,
तो फोर्स वर्क तब हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमने बता दिया। कुली जब कोई सामान ऊपर उठा के लेके जाता है तब 0 वर्क डन होता है। एग्जांपल सुन लीजिए आप, ब्रीफकेस आप उठाते हैं तो 0 वर्क डन होता है। ठीक है, ये एग्जांपल से फोर्स लगा, फोर्स इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, मोशन इस तरफ हो रहा है तो इन दोनों के बीच का एक एंगल होता है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया वर्क का मोटा मोटा, उसकी यूनिट बता दी, इस पे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, उसके फॉर्मूले पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत क्विक पढ़ाना है, क्विक फिजिक्स एंड क्वाइटली पूरी तरीके से पढ़ाएंगे। पावर, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कार्य करने, समय के साथ कार्य करने को ही पावर कहते हैं। जहां भी रेट आ जाता है ना, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर रेट लिखा आ गया कहीं भी तो समझिए वो टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, टाइम। ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इफ एन एजेंट डज अ वर्क W इन टाइम T, देन पावर इज गिवन बाय वर्क अपॉन टाइम। अगर कोई व्यक्ति एक काम करता है इतने समय में तो कहीं ना कहीं पावर डिफाइन हो रही है, कहीं ना कहीं पावर बीच में आ रही है। मेरी पावर कितनी है? मेरे बहुत पावर है, मैं 1 घंटे बहुत सारे काम कर लेता हूँ। ठीक है, आपकी कैपेसिटी पढ़ने की पावर कितनी है? मैं एक किताब, आधी किताब खत्म कर देता हूँ 2 दिन में। सबकी अलग अलग होती है पावर। कोई कार्य समय के रिस्पेक्ट में हो रहा हो तब पावर आएगी, इसीलिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब पावर मेंशन होगी। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। आपको पता है पावर की यूनिट वॉट्स होती है। अपन एलिमेंट खरीदते हैं इलेक्ट्रिक, कोई भी सामान का कितने वॉट का है, कितने वॉट का हीटर है, 1000 वॉट का है, 1500 वॉट की रॉड है। गीजर कितने वॉट का है, 2000 वॉट का गीजर है, पानी जल्दी गर्म करता है। ये सब पावर है उसकी, कितने समय में कितनी जल्दी पानी को गर्म कर दे, कितने कम समय में कितना सारा काम कर दे, कितनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर सके, वो ही तो पावर है। द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, एंड जिसका सिंबल जो होता है वो W होता है पावर का यूनिट, उसकी यूनिट का। ठीक है ना, आप है ना W से वर्क में समझ लीजिए, सिंबल वॉट का सिंबल होता है ये। तब 1 वॉट कितना होता है? 1 वॉट होगा आपका 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, पावर की यूनिट जो होती है वो वॉट होती है। ठीक है, वॉट्स 1 वॉट होता है 1 जूल पर सेकेंड। जूल किसकी यूनिट है? वर्क की। ऑब्वियसली वर्क W अपॉन T है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क की यूनिट है जूल और टाइम की है सेकंड। जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। यहां से आ गया यूनिट। यूनिट तो आप हाल निकाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत किसी की पता हो तो। ठीक है ना, ये हमने आपको पावर पढ़ा दिया। आइए अब पावर के अलावा नेक्स्ट चीज देखते हैं, एनर्जी। एनर्जी इज रेफर टू एज द कैपेसिटी टू द वर्क। आपकी क्षमता कितनी है कार्य करने की, उसे कहते हैं एनर्जी। कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है वर्क की, वो एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लीजिए, कैपेसिटी टू डू द वर्क। वर्क का फॉर्मूला हमको बताया था, वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ डायरेक्शन, तब काम होता है। ठीक है, पावर के हमने बताया था, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य समय के अवधि में हो सके उसे कहते हैं पावर। एनर्जी बताया था, बता रहे हैं कैपेसिटी टू डू द वर्क, कितनी क्षमता से आप वर्क कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी काम करनी है, आपकी एबिलिटी कितनी है काम करने की, उसे कहते हैं एनर्जी। एनर्जी कितनी है आपके अंदर, बहुत कम एनर्जी, आप ज्यादा काम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है। एनर्जी वीक हो गई, मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ, मैं स्लो हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तेज हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, मतलब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी इज रिफर टू एज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में उठ के आ जाएगा एमसीक्यू में। कैपेसिटी टू द वर्क कौन है? एनर्जी है, फोर्स है, पावर है, वर्क है, तब आप आंसर लगाएंगे एनर्जी। इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, लाइक बहुत तरीके की एनर्जी होती है, कई रूप में पाई जाती है दुनिया में। पोटेंशियल, काइनेटिक, केमिकल, थर्मल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल एंड सो ऑन। पोटेंशियल एनर्जी, आपका पोटेंशियल कितना है काम करने का, यहाँ पे इसके अंदर बहुत पोटेंशियल आ गया, अभी मैं से इस बॉल को छोड़ूंगा तो एकदम से गिरेगी और फ्लोर को तोड़ देगी, मतलब इसके अंदर बहुत एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, कोई चीज को हवा में फेंका, बॉल को इतनी स्पीड से फ्लो कर रही है कि कांच फोड़ के अंदर घुस गई, मतलब उस बॉल के अंदर बहुत काइनेटिक एनर्जी, बंदूक की गोली के अंदर बहुत काइनेटिक एनर्जी, तभी सीना फाड़ के आर पार निकल जाती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, रिएक्शन कराने के लिए केमिकल एनर्जी बहुत है। ये ऐसा लिक्विड डाल दिया इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि ये चीज को तोड़ देगी, मतलब एसिड, एसिड के अंदर सबसे ज्यादा केमिकल एनर्जी होती है। जो फ्लोर क्लीनिंग का जो एसिड आता है ना, हार्पिक, क्या है? केमिकल एनर्जी तो करता है, वो केमिकल रिएक्शन करता है, जमीन को साफ कर देता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी होती है दुनिया की, न्यूक्लियर बॉम्ब। इतनी एनर्जी निकलती है कि सेकंड के अंदर शहर के शहर खाक हो जाते हैं और राख में बदल जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली का जो झटका लगता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी से सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका मोबाइल सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चल रहा है। एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी होती है, हीट के कारण चीजें पिघल जाती है, इट्स अ हीट एनर्जी। द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। किसी ने पूछ लिया कि वर्क की यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, तो एनर्जी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसीलिए याद कर लीजिएगा, एनर्जी की यूनिट और वर्क की यूनिट
बराबर है, बोथ हैव सेम यूनिट एंड नेम इट्स जूल। 1 जूल इज द एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू डू द 1 जूल ऑफ वर्क। एक एनर्जी चाहिए एक काम करने के लिए, ठीक है, 1 जूल एनर्जी चाहिए 1 जूल का काम करने के लिए, ठीक है। हमने आपको यूनिट भी बता दी, क्वेश्चन आया तो ये बनेगा, टाइप्स भी बता दी एनर्जी के टाइप से, क्वेश्चन आया तो ये भी बन सकता है, डेफिनेशन भी बता दी, क्वेश्चन आया तो ये भी बन सकता है, क्वेश्चन आया तो बहुत कुछ बन सकता है अगर आपको याद है तो, ठीक है। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, किताब है पढ़ लीजिएगा, फिर से एग्जाम आ जाएगा फिर दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी 4-5 तरह की एनर्जी बताई थी, केमिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, मोर एंड सो ऑन, बहुत सारी थी। एक और इंपॉर्टेंट एनर्जी है, काइनेटिक पोटेंशियल तो है ही, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। ये जरूर याद रख लीजिएगा, मैकेनिकल एनर्जी का आपको इक्वेशन पूछ लिया जाए, आपको फॉर्मूला ही आ जाए, मैकेनिकल एनर्जी कंटेन्स विच एनर्जीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज, कहीं ऑप्शन में लिखा है ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन में लिखा है बी पोटेंशियल एनर्जी, सी में लिखा है बोथ, डी में लिखा है वन या नन ऑफ दीज, तो आप आंसर लगाओगे सी बोथ। काइनेटिक एंड मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉम्बिनेशन होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंसिस्ट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऐसे समझ में आया तो ऐसे समझ में आया। अब जब मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है mgh, हाफ mv स्क्वायर मतलब हाफ ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू द स्क्वायर ऑफ देयर वेलोसिटी मूवमेंट, ठीक है ना। पोटेंशियल के मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट को, कितनी ऊंचाई पे रखा है, उसे कहते, तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा। हमने आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया, हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हटा दिया। आइए थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं फटाफट, क्या होती है, जल्द से जल्द कर लेते हैं अपन। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इज द एनर्जी ऑफ मोशन। कोई भी चीज मोशन में होगी तो उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी, उस एनर्जी का नाम होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं दौड़ लगा रहा हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, आपकी गाड़ी दौड़ एक्सेलरेशन से चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जब वो किसी टकराएगी ना तो उसे खत्म करके ही दम लेगी, याद रखिएगा। अगर आप कार चला रहे हैं 120 की स्पीड में और अगर उसमें किसी से टकराए तो बस समझ लीजिए कि खत्म ही होना है सब। उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो सिर्फ तबाही मचेगी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज मोशन वेदर इट इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इट हैज डेफिनेटली अ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। इंसान जब बंदूक की गोली आर पार निकलती है तो उस बुलेट के अंदर अ पर्टिकुलर बुलेट हैज अ some kind of kinetic energy, it's not a some kind, it's a tremendous form of kinetic energy, ठीक है, बहुत ज्यादा kinetic energy होती है उसके अंदर, ठीक है। जो चीज मूव कर रही है, मैं बॉल उठा के फेंकूंगा, पत्थर उठा के फेंकूंगा, सर कैसे फूटता है किसी का, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पत्थर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, उसका वेट जो होता है ना वो इतनी वेलोसिटी के अंदर मूव करता है कि एनर्जी डेवलप करता है, तो उस पत्थर की एनर्जी हमारे सर पर पड़ती है, हमारा सर फट जाता है। यही तो काइनेटिक एनर्जी है। बहुत गलत तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने आपको नहीं बताया तो था, लेकिन आपको फिर भी रटा देते हैं। हाफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी हाफ mv स्क्वायर, जितनी तेज वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास एंड द वॉल्यूम, नो, डिपेंड्स ऑन द मास एंड द वेलोसिटी। वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, वो v वॉल्यूम नहीं है, वो v वेलोसिटी है, याद रखिए, वेलोसिटी स्पीड पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। अब पूछ लिया जाए आपसे तो आप लगा सकते हैं, इसलिए समझ के याद कर लीजिएगा, थोड़ा याद करिएगा लेकिन समझ के याद करिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो है स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो एक पोजीशन पे रखी जाती है और इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है कि जब उसे छोड़ा जाए ना तो वो एनर्जी रिलीज करे जहां वो रुके, ठीक है। मैंने कोई ये पेन उठा के रखा है ऊपर, अब इसका वेट होगा 50 ग्राम और इस पे जो वेट नीचे से ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा है, न्यूटन लग रहा है, 9.8 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी जो हाइट है वो है यहां से 1.5 मीटर। अब मैं इसे गिराऊंगा ना नीचे तो जमीन पर थोड़ा बहुत असर करेगी, इतना असर करेगी या तो पेन टूट जाएगा, जमीन चटक जाएगी, या फिर कुछ नहीं होगा, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट रखा होगा, पेपर वगैरह रखा होगा तो वो टूट जाएगा। यही तो पोटेंशियल एनर्जी, जब ऊपर से गिरती है ना तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर, इतनी एनर्जी स्टोर होती है जब ये अपनी एनर्जी छोड़ने के लिए नीचे को भागती है, और जहां ये पड़ती है, जहां ये रुकती है, वह एनर्जी छोड़ देती है और फिर वहां क्रैक्स पड़ जाते हैं। यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर्मूले के तौर पर हम देख लेते हैं, मास, ग्रेविटी, ठीक है, हाइट।
ये है एक क्रेन जिसके अंदर पत्थर की बॉल है, ठीक है। ये बॉल दीवार तोड़ने के काम आती है। तो ये बॉल जब ऊपर होती है ना तो उसके अंदर इतना स्टोर होता है एनर्जी, जैसी बॉल टूट के गिरेगी या कहीं टकराएगी तो सब कुछ तोड़ देगी। तो एक काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई इसके अंदर। इसकी पोजीशन ऐसी रखी है ना ऊंचाई पर कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। जो एनर्जी डिपेंड करती है उसकी हाइट पर डिपेंड करती है, ठीक है। वो इसकी अर्थ के पुल पर डिपेंड करती है, ग्रेविटेशन कितना लग रहा है, साथ ही इसके मास पर डिपेंड करती है, इसका वेट कितना है। तीनों मिलके जो असर करेंगे ना वही पोटेंशियल एनर्जी है। धनुष बाण, आर्चरी, आपने वो एरो लिया और उसको पीछे की तरफ खींचा, जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जब आप छोड़ेंगे तो पूरी एनर्जी के साथ आगे भागेगी और छेद कर देगी, अपने निशाने पर लग जाएगी। यही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो देख लिया, कर्ट देख लिया। अब क्या है आगे जो हमें खत्म करना है? एक और एनर्जी है, एनर्जी नहीं है, एक रूल है, एक नियम है, एक लॉ है एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आई कहां से? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स का जो पहला नियम था उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करी थी। थर्मोडायनामिक्स हीट से रिलेटेड होती है, जहां जहां एनर्जी होगी वहां हीट तो होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। व्हेनेवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब जब एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में जाएगी तो एनर्जी की जो क्वांटिटी है ना वो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसी को ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन, एनर्जी का एक बचाव, एक संचय, एक कंजर्व करके रखना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये बोलती है, उसकी लैंग्वेज से लग रहा है, उसकी जो लिखा हुआ लेटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन, बचाव रखना, संभाल के रखना, एनर्जी कभी खत्म नहीं हो, ठीक है। तो ये ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी खत्म नहीं होती। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन converted into one form to another, energy can transform into one form to another, but it neither created nor destroyed। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में हो सकती है, मतलब मगर इसको पैदा नहीं किया जा सकता, ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। हमारे इंसानों में तो इतनी ताकत नहीं कि हम एनर्जी को काट सके, जला सके। हम जलाने की कोशिश करते हैं तो हीट एनर्जी आ जाती है, तो दूसरा रूप ले लेती है। हम उसे ठंडा करने के लिए आइस के रूप में हो जाती है, कोल्ड एनर्जी आती है, ठंडी हो जाती है, लेकिन एनर्जी स्टोर रहती है, एनर्जी खत्म नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में रहती है। इसे कहता है एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में आ जाएगी, लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होगी, वो अपना रूप बदलती रहेगी, लेकिन रहेगी उतनी क्वांटिटी पे। बताया जाता है कि यूनिवर्स की 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जो एनर्जी थी यूनिवर्स बनने की, वो आज भी उतनी एनर्जी यूनिवर्स में है, एनर्जी खत्म नहीं हुई है, उतनी एनर्जी। अर्थ को बनाने में जो एनर्जी लगी थी, आज भी अर्थ के पास वो एनर्जी है, उतनी है, उसको एक्स्ट्रा नहीं मिली है। वो बात अलग है, कोई उल्का पिंड आके टकरा जाए तो नई एनर्जी जुड़ जाएगी हमसे, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी एंड नहीं होगी। उल्का पिंड खत्म हो जाएगा, एस्टेरॉइड एंड हो जाएंगे, मीटरॉइड शॉवर्स हो जाएगी, सब जल जाएंगे, बर्न हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, लेकिन एनर्जी तब भी उनकी उतनी ही रहेगी। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, याद रखिएगा, हमेशा रहती है। आपने किसी चीज पे ताकत लगाई, एनर्जी बर्न हुई, लेकिन वो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई है, कहीं और एटमॉस्फेयर में चली गई, लेकिन है वो, ठीक है। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। ट्रांसफॉर्म होने के बाद एनर्जी उतनी ही क्वांटिटी में रहती है, यहां से वहां चली जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती, ठीक है। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सुना तो हुआ, थोड़ा बहुत तो जानते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। द ग्रेविटेशन इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स विथ मास। मतलब ग्रेविटेशनल वो फोर्स है जो उन दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिसमें वेट हो, जो वेटलेस है वो उसको ये अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव बिकॉज इट ऑलवेज ट्राइज टू पुल मासेस टुगेदर, इट नेवर पुशेस देम अपार्ट। हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अट्रैक्टिव कहते हैं, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है नेचर में, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरे को अलग दूर करने की कोशिश नहीं करती, ठीक है। वो मैग्नेट करती है, लेकिन ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। In fact, every object including you is pulling on every other object in the entire universe. This is called Newton's universal law of gravitation.
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये, पूरे वैश्विक या पूरे हर जगह ये एप्लीकेबल है यूनिवर्स में। हर बॉडी किसी ना किसी बॉडी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में खींच ही रही होगी, अब अट्रैक्ट कर ही रही होगी। मैं भी कहीं ना कहीं इस कमरे में जितनी भी चीजें उन्हें अट्रैक्ट कर रहा हूँ वो भी मुझे अट्रैक्ट करनी कर रही होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के कारण वो बैलेंस हो रही हैं चीजें, ठीक है ना। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। हर ऑब्जेक्ट मुझे भी मिला के आपको भी मिला के एक दूसरे को खींच ही रहा है, पूरे इंटायर यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन लगी रहा हम में से, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर चुंबकीय तत्व है, हो सकता है यही कारण हो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इमेज से देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ये इस पे F1 फोर्स लगा रहा है, ये इस पे F2 फोर्स लगा रहा है, दोनों के बीच के डिस्टेंस और डिस्टेंस अभी मेंटेन है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागे नहीं है, ठीक है। यही कहलाता है फोर्स इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। हम अपनी एक एनर्जी लगा रहे हैं जिसके कारण हम उधर जा नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम रोक रहे हैं, या हमारी खुद के अंदर एनर्जी है या एंड्योरेंस है कि हम कहीं एकदम से खींचे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और हमें भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं खींच रहा होगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस हो रही हैं चीजें आपस में, कोई किसी ना किसी को, ठीक है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। फॉर्मूला तो ये है, फोर्स इक्वल टू G ग्रेविटी कांस्टेंट, M1 M2 दो मास, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको इनवर्स लॉ ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। G की जो वैल्यू है वो ये है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है। कभी पूछ लिया है, थोड़ा टफ हो जाएगा, किसी से ग्रेविटेशन कांस्टेंट पूछ लिया ना तो बताने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड द वीकेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, और ये सारी फंडामेंटल फोर्सेस ना वीकेस्ट फोर्सेस है। न्यूक्लियर फोर्सेस हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो गए और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो गई। इन सारी फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जरूर याद रखिएगा, ये अट्रैक्टिव है और ये वीकेस्ट है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन बनेगा। इसकी एसआई यूनिट पूछ लिया जाएगा आपसे तो न्यूटन है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने ढूंढा था, न्यूटन ने, तो न्यूटन के नाम पे रख दी गई। ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट ओबेज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। हमने आपको बताया था ना, फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन D स्क्वायर, मतलब नीचे कहीं ना कहीं स्क्वायर आ रहा है अपोजिट साइड में। इनवर्सली इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। पूछ लिया जाए कौन सा फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का ही फॉर्म है। English mathematician Isaac Newton made the first discovery of gravitational laws and forces. English mathematician जो थे आइजैक न्यूटन ने ही सबसे पहले 1687 में अपनी किताब प्रिंसिपिलिया ऑफ मैथमेटिशिया में लिखा था ग्रेविटेशनल फोर्सेस और लॉ के बारे में, ठीक है। न्यूटन भी उसी में लिखा था, तो ये आइजैक न्यूटन की ही देन है। अरे तेरी दिख रहा है आपको? धुंधला धुंधला हो गया, ठीक है। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का हम पर, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होगा? ठीक है, वो होगा पोल्स पे होगा, इक्वेटर पे होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा। कभी पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? ग्रेविटेशनल पुल सबसे ज्यादा होगा पोल्स पे, ठीक है। इक्वेटर पे कम होगा पोल्स के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा होगा बता देते हैं, पहले आप देख लीजिए। पोल पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा। जब पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल कम होता जाता है, ठीक है। खिंचाव, अर्थ का जो सेंटर होता है ना, निकल आयरन जो होते हैं कोर, वो ग्रेविटेशनल पुल डेवलप करती है, ठीक है। मैग्नेटिक डायनामो होती है वो, तो वो इक्वेटर पे कम खींच पाती है, पोल वाले बंदे को ज्यादा खींच पाती है। पोल पे हमें अपना वेट ज्यादा लगेगा। आप वेइंग मशीन लेके जाएंगे, यहाँ आपका वजन कुछ और होगा, वहां आपका कुछ होगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है। जब आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो आपका वेट कम लगता है, ग्रेविटेशनल पुल कम होता है, इस पे आपका वेट अर्थ पर कम महसूस होता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। फिर पूछ लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोल्स पे 0 होता है और इक्वेटर में मैक्सिमम होता है, ठीक है। आपको बैलेंस करने वाला जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पे ज्यादा होता है, पोल्स पे कम होता है, ठीक है। ये हमारा वो है अर्थ,
और ये ऐसे ही रोटेट करती है, तो इक्वेटर पे ज्यादा कम लगता है वेट और पोल्स पे ज्यादा लगता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पे ज्यादा लगता है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही होती है। रोटेट करने के कारण एक सेंट्रीपिटल लग रहा होता है हमको, और कहीं ना कहीं हमें एक सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा होता है। इक्वेटर पे ज्यादा अच्छे से फील होता है, इसीलिए इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम रहता है। ये भी याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बनाते रहिए अपने, ठीक है। चंद्रमा का, मून का ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी 1/6 होती है, मतलब मून का 6 गुना है ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल पुल है ना अर्थ का, वो मून से 6 टाइम्स ज्यादा है, मतलब मून का कितना हुआ फिर 1/6 हुआ। ये भी याद कर लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है आएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। साथ में ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 1 लाइनर पढ़ा रहे हैं हम। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे ग्रेविटी का हमारे ऊपर असर कम होता जाएगा, ठीक है। और हम एक टाइम पे बहुत ऊपर चले जाएंगे तो ग्रेविटी बहुत कम लगेगी, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। चलिए ये हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा और इमेज के फॉर्म पे देख लेते हैं अपन क्या क्या है। वेट इज मैक्सिमम एट पोल, वेट इज मिनिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर में 60 किलो का बंदा इक्वेटर में खड़ा होगा वेइंग मशीन लेके, 60 किलो दिखाएगा, लेकिन जब वो पोल्स में जाएगा तो 62 किलो दिखा देगा उसका वजन। उसका वजन तो बड़ा नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल के कारण वेट का असर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये है। और पोल से अगर इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो वेट कम होता जाएगा हमारा, ठीक है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। क्यों ऐसा होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन आप समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है तो बता दें। अर्थ नेवर बीन आ एग्जैक्टली स्फेयर, अर्थ कभी स्फेयर थी ही नहीं, ठीक है, अर्थ कभी स्फेयर थी नहीं। अर्थ हमेशा ऑब्लेट स्फेरॉइड है। कभी पूछ लिया जाए अर्थ का शेप कैसा है, इट्स अप्रोक्सीमेटली ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। कोई इलिप्सॉइड भी कहता है, लेकिन अपन तो स्फेरॉइड बोलेंगे, ऑब्लेट स्फेरॉइड। बहुत पहले एक बार आया भी था यूपीएससी में क्वेश्चन का, 11-12 साल पहले देखा था। ऑब्लेट स्फेरॉइड अर्थ का शेप, कभी पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। कैसा ऑब्लेट होता है, चपटा है ऊपर से और बल्ज है आगे से, ठीक है, ऊपर से चपटा है और साइड से बल्ज है, तो अर्थ का जो शेप है वो हमेशा ऑब्लेट स्फेरॉइड आएगा, ठीक है। खरबूजे जैसा है, सीधी सी बात बता दूं तो अर्थ का जो शेप है वो खरबूजे जैसा है। आप एग्जैक्टली उसे स्फेरिकल नहीं कह सकते, स्फेयर नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि पोल पे हमारा वेट ज्यादा क्यों लगता है, इक्वेटर पे कम क्यों लगता है। कारण ये है कि जब हम डायमीटर या रेडियस मेजर करेंगे ना, अब ये यहां से थोड़ा सा चपटा और यहां से बल्ज बाहर को निकला, थोड़ा बाहर को निकला है, तो इसका मतलब जो डायमीटर है अर्थ की पोल टू पोल वो कम है और इक्वेटर टू इक्वेटर डायमीटर ज्यादा है, तो मतलब रेडियस जो है अर्थ की इक्वेटर के हिसाब से ज्यादा है और पोल के हिसाब से कम है, तो सेंटर पोल की तरफ ज्यादा पास पड़ेगा इक्वेटर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां रेडियस कम है और यहां रेडियस ज्यादा है, ठीक है। यहां 12,500 12,700, तो ये 6,200 6,380 के आसपास इक्वेटोरियल रेडियस है और 6,350 के आसपास पोलर रेडियस है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत किलोमीटर का अंतर है, 15-20-25 किलोमीटर का, तो इसीलिए सेंटर जो है अर्थ का, जहां सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो नॉर्थ पोल पास में है, नॉर्थ पोल में वेट ज्यादा लगता है, अपना फील ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है और इक्वेटर में कम होता है डिस्टेंस के कारण। ये कारण हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम आपको अब क्या पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अब चीज। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिफरेंस भी बता देते हैं। आपका कोई ग्रेविटी अलग चीज है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग चीज है? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग चीज है, ग्रेविटी इज जस्ट इज मियरली इन ग्रेविटेशनल पुल, कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन ग्रेविटेशन एक फोर्स है। क्या होता है ग्रेविटेशन? दो बॉलों के बीच, ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की हर दो चीजों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन इज द अर्थ, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशन पुल, ठीक है। ग्रेविटी इज द, ये ग्रेविटेशन गलत लिख गया है, इट्स द ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हर अर्थ के सरफेस जो भी चीज है उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल, खिंचाव लग रहा है सेंटर की तरफ, वो ही ग्रेविटी है। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के सरफेस पर हर चीज पर लगे, उसी को ही ग्रेविटी कहते हैं। ये दोनों अंतर हैं, हमने आपको अंतर भी बता दिए ग्रेविटी और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में। वेट ऑफ अ बॉडी, ये देख लीजिए, कभी लॉजिकल क्वेश्चन आ गया, टफ क्वेश्चन आ गया,
आपके दिमाग की जांच हो गई फिजिक्स के बेसिस पे, तब इस तरीके की चीजों पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है ये। चलिए, वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। लिफ्ट में तो चढ़ते पढ़ते रहते होंगे आप लोग, तो वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, लिफ्ट में हमारा वेट कब कब कैसा कैसा फील होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव तो हम बता सकते हैं, थ्योरी पे तो नहीं आता, ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। पहली बात तो फ्री फॉल का कंसेप्ट होगा तो होता होगा जब कोई चीज हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी फॉल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सीधा सा कंसेप्ट है। सबसे पहले किसने करा था कि ऊपर से चीजें नीचे गिरती है, ये तो सभी को पता था, आदि मानवों को पता था, होमो इरेक्टस, निएंडर, सबको पता था ऊपर से। लेकिन ऊपर से चीजें नीचे गिरती हैं, अलग अलग वेट की चीजें अलग अलग टाइम पे गिरेगी, ये किसने बताया था? सबसे पहले एरिस्टोटल ने कहा था कि दो ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंकोगे और दोनों का वेट अलग अलग है तो हैवियर ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट एंड द लाइटर ऑब्जेक्ट लेटर, ठीक है। जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो पहले ग्राउंड को टच करेगा और लाइटर ऑब्जेक्ट, हल्का ऑब्जेक्ट बाद में करेगा। अगर दोनों का शेप सेम है तो हैवियर पहले पहुंचेगा, ये अरिस्टोटल ने कहा था। फिर गैलीलियो आई 16th सेंचुरी में 1580 या 1600 के आसपास उन्होंने पीसा की झुकी हुई मीनार पर चढ़ के 2-3 आयरन की बॉल, कॉपर की बॉल और पत्थर, दोनों अलग अलग वेट, तीनों अलग अलग वेट की चीजें ऊपर से फेंकी सेम साइज की। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ हैवियर चीज तो पहले पहुंच रही है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, वैक्यूम है, तब सेम साइज की अलग अलग वेट की चीजें एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। चाहे पत्थर पहले फेंको, चाहे पेपर की बॉल या फिर प्लास्टिक की बॉल फेंको, दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी अगर वैक्यूम है और एयर रेजिस्टेंस नहीं है तब। और लेकिन सेम साइज होना चाहिए, लेकिन वेट अलग अलग होगा तो भी एक साथ पहुंचेंगी। ये तब एप्लीकेबल है वैक्यूम हो, लेकिन वैक्यूम तो कभी हो ही नहीं सकता, एयर रेजिस्टेंस तो रहेगा। लेकिन ये गैलीलियो गैलीलाई ने बोला था और ये लगभग सत्य है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर आइजैक न्यूटन आए, उसने बताया ऐसा क्यों होता है। उसने बोला ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऐसा होता है कि चीजें नीचे जाती हैं। ये आइजैक न्यूटन ने बताया था, क्योंकि एप्पल उनके सर पे गिरा, ठीक है। एप्पल नेवर फॉल्स डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री, ठीक है ना, एप्पल कभी भी पेड़ के दूर नहीं गिरता, ठीक है। वेट ऑफ अ बॉडी, ये एक प्रोवर्ब है वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। चलिए पढ़ते हैं क्या है। पहला वाला देखते हैं। इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स ट्रू वेट। अपरेंट वेट जो हमें फील हो रहा है वेट, और ट्रू वेट जो ट्रू ओरिजिनल वेट हमारी बॉडी का मास है ना। अगर लिफ्ट में हम खड़े हैं तो जो वेट लिफ्ट में लग रहा होगा, हम वेगिंग मशीन लेके खड़ेंगे तो उतना ही वेट लगेगा। और लिफ्ट अगर नॉर्मली स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो अभी हमारा वेट उतना ही लगेगा जो हमारा वेट है। तो अपरेंट वेट जो हमें फील हो रहा है और जो एक्चुअल वेट है हमारा, दोनों बराबर होंगे। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्लो मोशन से धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तब बराबर वेट फील होगा। इफ लिफ्ट इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन, द अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज मोर देन द ट्रू वेट। अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से, स्पीड से, एकदम से स्पीड बढ़ाते हुए ऊपर जा रही है, पहले एक नॉर्मल स्पीड चल रही थी, फिर लिफ्ट की स्पीड बढ़ने लगी और तेज होने लगी, ठीक है, तब हमारा वेट, अपरेंट वेट ट्रू वेट से ज्यादा होगा। जब हम वेइंग स्केल लेके खड़े पहुंचेंगे ना और लिफ्ट तेजाई से ऊपर जा रही है, तब हमारा 60 किलो का वजन वो 65 किलो दिखा देगा। क्यों? क्योंकि बहुत तेजाई से ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और हमारा बॉडी का वेट उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा वेट ज्यादा फील होगा लिफ्ट में। यही कारण होता है कि लिफ्ट जब एक्सेलरेशन बहुत तेजाई से ऊपर जाए तो हमारा एक्चुअल वेट जो है उससे ज्यादा हमें अपना बॉडी का वेट लगता है, लिफ्ट को ऐसा फील होता है, ठीक है। इफ लिफ्ट इज गोइंग डाउन, अभी तो लिफ्ट ऊपर जा रही थी, अब लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से, स्पीड से, तब हमारा अपरेंट वेट जो है, जो हमारा वेट हमको फील हो रहा है, लिफ्ट को जो हमें वेट, लिफ्ट में जो हमारा वेट लग रहा है वो हमारे एक्चुअल वेट से कम होगा, ट्रू वेट से कम होगा। लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है, हम भी लिफ्ट के साथ नीचे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पैर हल्के पड़ रहे हैं, तो मतलब हमारा वेट जमीन को ज्यादा प्रेशर नहीं कर रहा है, तो हमारा जो वेट है ना, अपरेंट वेट, वो ट्रू वेट से कम फील होगा, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे इसी पे, ठीक है। लॉजिक लगा लीजिएगा, आप सीधे सॉल्व कर दोगे उधर। If the cord of the lift is broken, it falls freely in this situation. The weight of the body in the lift becomes zero. This is the situation of weightlessness. लिफ्ट का तार ही टूट गया, लिफ्ट फेल हो गई, ऊपर से नीचे लिफ्ट गिर रही है बहुत तेजाई से, तब हम फ्री फॉल हो जाएंगे, तब हमारा वेट लिफ्ट फील ही नहीं करेगी, लिफ्ट नीचे जा रही है और बीच में अटके हैं। लिफ्ट और हमारे बीच में एक एयर का गैप आ जाता है, लिफ्ट के फ्लोर पर हमारे पैरों के बीच में एयर का गैप आ जाता है, चीजें लिफ्ट से सटी नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर हो जाती है हल्की सी, तब लिफ्ट का वेट, हमारा वेट, सब वेट बराबर हो जाएंगे। तो देखा जाए तो वेट हमारा जीरो कहलाएगा लिफ्ट के लिए, लिफ्ट हमारे वेट को जीरो मान के चलेगी, हम वेटलेसनेस कहलाएंगे, ऐसा लगेगा हमारे पास वेट ही नहीं है, ठीक है, कुछ रोकने वाली कोई चीज ही नहीं है तो वेट कहां से लगेगा,
ठीक है। फिर while going down if the acceleration lift is more than the acceleration due to gravity, जब हम नीचे जा रहे हैं और लिफ्ट में इतनी तेजी से नीचे जा रही है कि ग्रेविटेशनल पुल, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है 9.8 न्यूटन, उससे भी तेजाई से, उससे भी, या मीटर पर सेकंड का 9.8 के एक्सेलरेशन से भी हम तेजाई से नीचे जा रहे हैं, तब हम कहीं ना कहीं ऊपर चिपक जाएंगे, क्योंकि हम जब आसमान, जब हम छत से कूदेंगे तो हमारी स्पीड कितनी होगी, 9.8 के हिसाब से चलेगी एक्सेलरेशन, ठीक है, 9.8 का हम पे फोर्स लग रहा होगा, तो हम उतनी स्पीड से नीचे जाएंगे। लेकिन हम लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट उससे भी तेजाई से नीचे से जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लिफ्ट की छत पे चिपक जाएंगे, सर हमारा लिफ्ट की छत पे टकरा जाएगा और फिर हम नीचे पहुंचेंगे, जब लिफ्ट रुकेगी तब हम नीचे को आ पाएंगे। तो ये भी एक सिचुएशन है, कभी पूछ लिया जाए तो आप कहां पे होगे, आप सीलिंग पर होगे, जब लिफ्ट बहुत तेजाई से, ग्रेविटी से भी तेज नीचे को जा रही होगी, तब ऐसा होगा, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया लिफ्ट के बारे में। कभी आया क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी बता देते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? द मिनिमम वेलोसिटी दैट अ मूविंग बॉडी सच एज अ रॉकेट मस्ट हैव टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सेलेस्टियल बॉडी सच एज द अर्थ एंड मूव आउटवर्ड इनटू स्पेस। एस्केप वेलोसिटी है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाना ही एस्केप वेलोसिटी। हमने कोई रॉकेट छोड़ा और रॉकेट जा रहा है ऊपर, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, रॉकेट तो ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन फाइनली अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एकदम से बाहर निकलवाना है हमें फटाफट, तब एस्केप वेलोसिटी को अचीव करना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी की एक वैल्यू होती है क्या है? सो व्हाट एग्जैक्टली इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? कितनी है? कभी क्वेश्चन आया एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम भागते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ देंगे, हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर निकल जाएंगे, कहीं भी हमें अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इतना सा भी फील नहीं होगा अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, जितने भी रॉकेट वगैरह जाते हैं ना, इसरो के या अमेरिका के या चाइना के, वो कोई भी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं जाते, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन स्लोली जाते हैं, दे आर एक्चुअली स्लो। और उन्हें बहुत जल्दी एक कम समय में ऊपर निकल जाना है, तो उनको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ एक रॉकेट है जो चले जाते हैं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक है ये हमको नहीं पता, आज तक कोई नहीं पता पाया। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड की जो रेंज है ना, वो चेंज होती रहती है। कई वैसे तो हम 100 किलोमीटर के डिस्टेंस, अर्थ से 100 किलोमीटर की दूरी तक को अर्थ का ऑर्बिट मानते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अर्थ के मतलब स्पेस शुरू है, कहते हैं अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर आ गए ना, अब हम अंतरिक्ष में, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल वहां भी लग रहा होता है। तो ग्रेविटेशनल पुल जो आखिरी छोर तक है ना अर्थ का, उससे अगर बाहर निकलना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड मेंटेन करते हुए बाहर निकलना पड़ेगा। ये होती है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब पूछ लिया जाए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, तो आप ये बता दीजिएगा। कल को ये पूछ लिया जाए कि और प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, तब देख लेते हैं सभी प्लैनेट की। जिसका ग्रेविटेशनल पुल कम होगा ना, उसकी एस्केप वेलोसिटी भी कम होगी। जिसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगी, इसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी। सिंपल सी है। एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ये आप लाइन याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। जुपिटर का सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन माना गया दुनिया में, सोलर सिस्टम में। जुपिटर इज हैज हाईएस्ट ग्रेविटेशनल, लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल पुल अमंग ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। तब जुपिटर कितना हुआ? 60 हुई एस्केप वेलोसिटी। 60 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलना पड़ेगा रॉकेट को, तब जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर आ पाएगा। अर्थ का तो 11.19 है, मार्स का 4-5 है, वीनस का अर्थ के बराबर है, मरकरी का भी कम है, इसका ग्रेविटेशनल पुल कम है, सैटर्न यूरेनस वगैरह का ज्यादा है अर्थ से, ठीक है। ये कंसेप्ट बता दिए, लॉजिक समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है? चलिए लास्ट टॉपिक है, फ्रिक्शन देख लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू मोशन। कभी पूछ लिया जाए फ्रिक्शन क्या है? एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये एक रुकावट है। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग अगेंस्ट अनदर। फ्रिक्शन कॉजेस ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप मूविंग। फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस है मोशन का। जब कोई चीज मोशन में होती है तो फ्रिक्शन एक लगता है, या मोशन करने की कोशिश कर रही हो तो फ्रिक्शन लग के उसे रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस है मोशन का। जो एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है तब रेजिस्टेंस लगेगा, वही फ्रिक्शन होता है, ठीक है। हाथ की हथेली अपन ऐसे रगड़ रहे हैं ना, ये फ्रिक्शन लग रहा है, इसीलिए आवाज आ रही है। ऐसे आसानी से हाथ आगे नहीं चला जाएगा, ऐसे कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं इधर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन कॉजेज ऑब्जेक्ट्स टू स्लो डाउन। फ्रिक्शन के कारण ही ऑब्जेक्ट स्लो होते हैं। गाड़ी स्लो कैसे होती है? ब्रेक लगाया, फ्रिक्शन बढ़ने लगा, फ्रिक्शन बढ़ा अंदर टायर में, टायर के अंदर ही फ्रिक्शन लगाने लगे। रोड तो फ्रिक्शन दे ही रही है टायर को, साथ में टायर के अंदर भी फ्रिक्शन लग रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको स्लो करती है और फाइनली स्टॉप कर देती है। फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए नए टायर खरीदिए, गाड़ी आराम से ब्रेक लगाएगी, स्किड नहीं होंगे आप पानी में, ठीक है। तेल लगा लेंगे हाथ में तो ऐसे ऐसे तेल बड़े आराम से मूव हो जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, कम कर देगा, ठीक है। अगर मोशन इधर है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, तब फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा या फिर
जिस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। इस फिगर से आप समझ सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स वर्क्स बाय अप्लाइंग एन इक्वल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स तब काम करता है जब इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में। हमने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ये पुशिंग फोर्स है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अप्लाइंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन, ये इक्वल फोर्स होता है देखा जाए तो। As you can see in the object diagram, the friction is moving in the opposite direction to the force of the push। सही बात है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हमने आपको बताया ना, friction is moving in the opposite direction to the force of the push, ठीक है। The friction will slow down ultimately stop the object from continuing to slide। ये तो हमने आपको पढ़ा दिया। ये फार्मूला होता है फ्रिक्शन का, ये होता है फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कांस्टेंट होता है, इसकी एक वैल्यू होती है एक नॉर्मल फोर्स जो हम लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, उसके सरफेस को डिसाइड करके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकलेगा, फिर हम फ्रिक्शन फोर्स पता कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिपेंड करता है, उसका सरफेस का कटीला सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्लाइडिंग सरफेस चिकना है मार्बल जैसा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला है, हमने आपको बता दिया। फ्रिक्शन के बारे में टाइप्स देख लेते हैं, फ्रिक्शन के क्या क्या होते हैं टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दे आर क्लासिफाइड एज, जरूरी नहीं है 4 और 5 तरह का, तो मुझे ही याद है, इधर 4 लिखे हैं। चलिए देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिटवीन टू और मोर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर, प्रेजेंस फ्रिक्शन कैन प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द स्लोप सरफेस। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगा होता है, बस ऐसे आपने स्लाइड पे कोई खुदरी वाली चीज रख दी और वो अब ये है, ये गिर नहीं रही है, सपोज ये पेन ड्राइव का वो ढक्कन है, ये अब गिर नहीं रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। एक फ्रिक्शन है जो इसे रोके रखा है, मतलब फ्रिक्शन हावी हो गया ग्रेविटेशनल पुल पर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस तरफ, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है मेरी तरफ, मैंने हाथ को तिरछा रखा है, ये नीचे की तरफ जा रही है ग्रेविटेशनल पुल की तरफ, लेकिन इसका उल्टा फ्रिक्शन फोर्स मेरी तरफ। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट फ्रिक्शन फोर्स इन अमंग ऑल द फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तेज, ठीक है। तो ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका सरफेस इतना खुदरा है कि इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन है। एक और फ्रिक्शन फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहां पे है नहीं, मैं लिख देता हूं। एक और फ्रिक्शन फोर्स होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अभी तो स्टैटिक चल रहा था, थोड़ा मैंने हाथ और ऐसे करा, बस थोड़ा सा और मूव करूंगा ना तो ये गिर जाएगा, ये फिसल के नीचे चला जाएगा, देखो जा रहा है, ये होता है लिमिटेड। वो फ्रिक्शन जो लास्ट इंस्टेंट पर रह जाए, जो लास्ट स्टैटिक फ्रिक्शन हो, लास्ट चीज जिसके हल्का सा भी फोर्स 19-20 हुआ तो ये स्लाइड हो जाएगा या गिर जाएगा नीचे, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो आखिरी क्षण या आखिरी फ्रिक्शन की एनर्जी या फ्रिक्शन फोर्स जिसपे बस चीज टिकी हुई है फाइनली, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसमें लिखा नहीं है, हमने आपको पढ़ा दिया। काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कहां से आ गया? चलो काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है, इसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। Kinetic friction is the force that occurs between two moving objects. It is caused because both objects are in motion and apply opposing forces to each other. Rubbing your hands together, the harder you push them together, the harder it becomes. This is because you are increasing the kinetic friction, increasing the amount of force being applied in one way to increase the kinetic friction. एक तरीके का स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही है, कोई चीज उस पर स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शन तब भी लग रहा है, ये भले ही स्लाइड करे, ठीक है, ये भले ही स्लाइड करे, इस पर ऐसे ही मैं ऑयल लगा लूं या कुछ भी कर लूं, स्लाइड कर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन बहुत कम फ्रिक्शन लग रहा है, बहुत कम फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है। और इसी कारण मूवमेंट के कारण काइनेटिक भी हो जा रही है, एकदम से इसके अंदर एक एनर्जी डेवलप हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक मूवमेंट को रोकने के लिए, काइनेटिक फोर्स या काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। वो ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जो चीज स्लाइड कर रही है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो चीज मूव कर रही है वो काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों एक जैसी हो सकती है, स्लाइड भी मूव करता है, ठीक है, तब ये लगता है। हाथ को कह रहा हाथ को ऐसे रब करे ना तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। रबिंग ऑफ द हैंड्स इज द एग्जांपल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मूवमेंट तो हो रहा है ना, मूवमेंट का रुका, लेकिन फ्रिक्शन फिर भी लग रहा है, ठीक है। कोई चीज स्लाइड हो रही है, बिना मूव करे बस फिसलते हुए जा रहे हैं, तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन एंड इज कॉज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट सच एज व्हील और बॉल रोलिंग अक्रॉस द सरफेस व्हेन अ कार इज ड्राइविंग ऑन द रोड, द टायर्स आर एक्सपीरियंस रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हमने स्टैटिक पढ़ लिया, काइनेटिक पढ़ लिया, लिमिटिंग पढ़ लिया और स्लाइडिंग पढ़ लिया, रोलिंग भी पढ़ लेते हैं। व्हील बियरिंग्स, बॉल बियरिंग्स, पहिए, कुर्सी, पहिए वाली कुर्सी, धक्का दिया पहिए वाली कुर्सी सरक गई, वो रोलिंग फ्रिक्शन है। वो सरकी जरूर, लेकिन उस पर एक फ्रिक्शन लगा, रोलिंग फ्रिक्शन। नहीं तो मैं ऐसे करता ना, वो आधी किलोमीटर सरकती चली जाती है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। कुर्सी मूवी करती चली जाती, रुकती नहीं कहीं, वो कॉन्स्टेंटली मूवी करती रहती, उसमें फ्रिक्शन था इसीलिए वो आगे जाके स्लो हो जाती है।
वो धीरे से जाती है, हल्का सा फोर्स लगाने पे धीरे से जाती है, कस के फोर्स लगाने पे भी तेज जाती है लेकिन बहुत तेज नहीं जा पाती। वो कहीं ना कहीं उस बॉल्स पर, उस पहियों पर फ्रिक्शन लग रहा होता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। सबसे वीकेस्ट फ्रिक्शन होता है, सारे फ्रिक्शन में सबसे वीकेस्ट फ्रिक्शन जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ये लिखा है वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कि याद रख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, विच इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कार जब ड्राइव होती है रोड पे तो वो रोलिंग फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करती है। फ्लूइड फ्रिक्शन, ये भी एक नया फ्रिक्शन है, इसकी जानकारी कम है, देख लेते हैं। Fluid friction occurs within a layer of fluid such as air, water and oil. Fluid friction is caused by the internal layers of the fluid moving against each other. An object falling through the sky like a ball that has been thrown is an example of a fluid friction. Fluid friction क्या है? पानी के अंदर नाव चल रही है, चप्पू चला रहे, नाव चल रही है, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, नहीं तो नाव चलती चली जाती है एक ही चक्कू पे, बार बार चलाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्लूइड फ्रिक्शन हो रहा है, नाव स्लो हो जाती है। फ्लूइड फ्रिक्शन, जहाज जो चलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन पे काम कर रहे होते हैं। हवा में जो हवाई जहाज उड़ रहा है, बॉल फेंक के मारी है, क्रिकेटर ने बॉल मार दी, तो जो हवा में जो फ्रिक्शन लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस, वो फ्लूइड फ्रिक्शन का एग्जांपल है, इट्स अ फ्लूइड फ्रिक्शन का एग्जांपल माना जाएगा। ठीक है, हमने आपको फ्रिक्शन का मोटा मोटा सब बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। क्वेश्चंस आ जाते हैं तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, नहीं आते हैं तो सही खत्म करते हैं। क्वेश्चन आ गए हैं तो वाला क्वेश्चन देखे जो हमने आपको छोड़ा था, जो आप कह रहे थे ना, एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स दैट बैलेंसेस आउट अवर वेट इज, ग्राउंड पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमारे वेट को बैलेंस करे? अगर अर्थ के केस में कहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो खींच रहा है हमारे वेट को, सेंट्रीपिटल फोर्स खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ रख रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है जो हमारे वेट को बैलेंस करे, नहीं तो हम फिसलते चले जाए, नहीं तो हम अर्थ के रोटेशन के साथ ही मूव करे चले जाए, हमारे पैर कहीं जकड़े हुए हैं, इसीलिए फ्रिक्शन है इसका आंसर। इसीलिए हम रुके थे, आपको फ्रिक्शन फोर्स पढ़ाना था, इसीलिए हम रुके थे। इसका आंसर फ्रिक्शन है, जो हमने चेक किया था इसका आंसर फ्रिक्शन निकला था, तो फ्रिक्शन है। ठीक है, आइए, एज द ऑब्जेक्ट गेन्स स्पीड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड गेन करता है, स्पीड से मूव करता है, तब उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? कोई ऑब्जेक्ट तेजाई से इधर मूव कर रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट होगा, वेरियस डिपेंडिंग ऑन एल्टीट्यूड। कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, ठीक है, सीधे कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा, कहाँ जा रहा है हमें कैसे पता है, डिक्रीज भी हम नहीं कह सकते, वो उसके एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे, मतलब एम जी एच, इसमें वेलोसिटी और मूवमेंट की बात ही नहीं आ रही, इसमें तो सिर्फ मास की बात आ रही है, ग्रेविटी की बात आ रही है और हाइट की बात आ रही है, तो एल्टीट्यूड की बात आ रही है, तो ये एच पे डिपेंड करेगा, वेरीज डिपेंडिंग ऑन एल्टीट्यूड, तो इसका आंसर ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, इफ एनर्जी लॉस इज जीरो देन डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो कोई भी, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो गिरावट होगी वो किसके बराबर होगी? पहली बात तो फॉर्मूला देखिए क्या था, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर ये घटेगी तो इसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मतलब एनर्जी लॉस जीरो रहेगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, उतनी की उतनी रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो किसके इक्वल होगी? इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। टफ क्वेश्चन आया तो ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, एनर्जी लॉस नहीं करना है, तब ये आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन थे मैंने। फोर्स एक्टिंग ऑन 2 पॉइंट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी दो मासेस पे फोर्स लग रहा है आपस में, तो किसके इक्विवेलेंट होगा? किसके इक्विवेलेंट होगा? फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा? सम ऑफ द मासेस, मासेस का तो सम हो ही नहीं रहा, डिफरेंस ऑफ द मासेस, डिफरेंस भी नहीं हो रहा, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो डिस्टेंस बिटवीन द मासेस हो जाता, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 इंटू m2, ये आंसर है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है, ऑन स्केल ऑफ बिल्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड इज, अगर कोई बिल्डिंग की नपाई कर रहे हो या किसी बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो, ऑन स्केल ऑफ बिल्डिंग की ऊंचाई पर स्केलिंग करते हैं, जब बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं
या ऊपर जाके उसे नापते हैं, तब द ग्रेविटेशनल फील्ड इज घटेगी या कम होगी? पहली बात तो ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल कम लगेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो है ही नहीं, ये बाहर। पहली बात तो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा है, फोर्स की और ग्रेविटेशनल पुल की बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये भी बाहर कम जा रहा है, तो हम कह ही नहीं सकते। ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहती, ठीक है, पोल्स में ज्यादा रहती है और इक्वेटर पे उसकी जो फील्ड का जो मैप है अर्थ का, ये मैप है, ये उसकी एक्सिस है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड के ये ऐसा फिगर बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, ठीक है, आपने देखा होगा, ये नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ कहलाता है, ठीक है, ऐसा फिगर बनता है। तो यहाँ पे ये कंजस्टेड रहती है और यहाँ पे ये गैप रहता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड वरी करेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वरी चेंज होगा, जगह जगह पे बदलाव होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो आंसर इज वेरिंग। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, सारे हम सब लोग कहां अट्रैक्ट हो रहे हैं? सन की तरफ, मून की तरफ, मार्स, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसका आंसर सेंटर ऑफ द अर्थ है। अ फोर्स सिमिलर टू फ्रिक्शन इज, एक फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, अ फोर्स सिमिलर टू फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन के बराबर है, कौन सा फोर्स है? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स इज इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन फोर्स को ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है, ड्रैग कर रहे हैं, घसीटते हुए ले जा रहे हैं, ड्रैग फोर्स, ठीक है। पुलिंग फॉरवर्ड कुछ नहीं कह सकते, कांटेक्ट भी नहीं कह सकते। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की ऊंचाई है, ऊंचाई से एक बॉल को नीचे फेंका गया, गिराया गया, तब उस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करे जाए, तब फॉर्मूला का इस्तेमाल करो फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी? नहीं, उसकी हाइट कम होती जा रही है, h कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगा। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी कि ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो उसकी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यस, वो ऊपर से नीचे आ रही है, एक मोशन में मूव करती जा रही है, बहुत तेजी से मूव कर रही है, वेलोसिटी हो सकता है बढ़ती जा रही हो या एक वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो उसकी ऊपर जो थी काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि वो स्टेशनरी थी, उसके बाद वो मूव करना शुरू हुई तो एकदम से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू द फॉल, ठीक है, तो आंसर इज दिस सी। फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही होती है, तो ठीक है। इफ द velocity of a body is doubled, if the velocity of body is doubled its kinetic energy, अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv²। अब क्या करा? नई काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है, न्यू, अब कितना कर दिया? उसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया, ये तो हाफ ही रहेगा, मास तो वही है, ऑब्जेक्ट तो वही है, तो उसकी वेलोसिटी डबल कर दी, मतलब 2v² कर दी, 2 2 जा 4, तो मतलब कितनी हो गई? हाफ mv², ठीक है, 4 टाइम्स हो गई, तब बिकम्स 4 टाइम्स, मतलब इज इक्वल टू 4 ओरिजिनल के के 4 हो गई, नई नई काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल के के 4 गुना हो गई, बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। कुछ है तो देखते हैं, और कुछ आया क्वेश्चन। द वर्क डन इज 0, वर्क डन 0 कहलाएगा कब? इफ द बॉडी शोज डिस्प्लेसमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तब 0 नहीं कहलाएगा, तब नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है, थीटा एंगल 180 डिग्री होगा, हमने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी थ्योरी में। द बॉडी शोज डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज रेट ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब फोर्स भी इधर लगाया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तब वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है, तब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब cos थीटा 1 हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा, तो ये भी नहीं आंसर, 0 लगना है अपने को। द बॉडी शोज द डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन
इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड, फोर्स इधर लगाया, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, मतलब 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री मतलब कॉस 90 डिग्री 0, तो इसका मतलब इसका आंसर सी है। हमने आपको बताया था आप कुली जो है वो सामान लेके आगे जा रहा है, फोर्स आगे लगा रहा है, लेकिन सामान ऊपर उठा रहा है, ऊपर को है, तब 90 डिग्री है दोनों के बीच, तो ये वाली बात है, तब वर्क डन 0 हुआ उस ऑब्जेक्ट पे। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, किसके कारण होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? मास के कारण, हाँ मास के कारण होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण होती है, जी 9.8 एम जी। हाइट अबव द ऑब्जेक्ट, हाँ हाइट होती है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, होती क्या है पोटेंशियल एनर्जी? एम जी एच, मास पे डिपेंड करती है, ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, हाइट पे डिपेंड करती है, मतलब तीनों पे डिपेंड करती है। आंसर ऑल ऑफ द अबव है इसका, ठीक है। अब दी एंड, हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? सब पढ़ा दिया हमने आपको, ठीक है। हमने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा दी, हमने आपको एमसीक्यूज करा दिए, कुछ वर्क एनर्जी पावर पढ़ा दिया, हमने आपको फोर्सेस पढ़ा दी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा दिया, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी पढ़ा दी, वेट पढ़ा दिया, फ्रिक्शन पढ़ा दिए, कुछ एमसीक्यू करा दिए, सब कर दिया आपका, ठीक है। यूनिट्स डायमेंशन प्रीवियस लेक्चर में खत्म हो गया था, ठीक है, यूनिट्स डायमेंशन प्रीवियस लेक्चर में खत्म हो गया था। मैकेनिक्स ग्रेविटेशन हमने पढ़ा दिया, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हीट भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, हमने सोचा 2 घंटे में खत्म कर पाएंगे, लेकिन 2 घंटे में तो फिजिक्स नहीं हो पा रही खत्म पूरी, कोशिश करेंगे 2.5-3 घंटे में हो जाए, लेकिन जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि फास्ट है, फालतू कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट पढ़ाएगा तो पढ़ाई नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एमपीडे में जुड़े रहिए, वो लोग जरूर जुड़े रहे जिनको कम समय में जल्दी से जल्दी अपनी साइंस खत्म करनी है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कम से कम एवरेज क्वेश्चन तो सही हो, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो सही हो जाए। जिनको ये सोचना है जिनकी साइंस वीक है और जिनको क्रक्स मिल जाए, पका मिल जाए, थोड़ा बहुत ही मिल जाए, ताकि हम सम्मानजनक तौर पर पेपर तो अटेम्प्ट कर सके, वो जरूर ये लेक्चर देखिएगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो किताबें मोटी मोटी उठाइए, उसको जरूर पढ़िए, या फिर कोई डिटेल लेक्चर दीजिए पढ़िएगा जिसमें पूरा साइंस पढ़ाया जा रहा है और सब आप याद कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा। हम तो कंसाइज, प्रिसाइजली, फास्ट एंड क्विक मैनर में ही पढ़ाएंगे और उतना ही पढ़ाएंगे जो आएगा, फालतू नहीं पढ़ा सकते क्योंकि याद ही नहीं रहेगा। थैंक यू।